पेंसिल्वेनिया के सुपरिटेंडेंट। मिस्टर स्कॉट को 1856 में पेंसिल्वेनिया रेलरोड का जनरल सुपरिटेंडेंट बनाया गया। उन्होंने मिस्टर लोम्बार्ड की जगह ली और वह मुझे, जो उस समय 23 साल का था, अपने साथ अल्टूना ले गए। पिट्सबर्ग में जान-पहचान का यह टूटना एक बड़ा दुःख था, लेकिन किसी भी चीज़ को मेरे बिज़नेस करियर में एक पल के लिए भी दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। मेरी माँ इस बात से संतुष्ट थीं, भले ही उन पर कितना भी दबाव था। इसके अलावा अपने लीडर का साथ देना मिस्टर स्कॉट जैसे सच्चे दोस्त के लिए ज़रूरी था। सुपरिटेंडेंट के पद पर उनकी तरक्की से कुछ जलन पैदा हुई और इसके अलावा उन्हें अपनी नियुक्ति की शुरुआत में ही हड़ताल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ समय पहले पिट्सबर्ग में अपनी पत्नी को खो दिया था और उनके अकेलेपन के पल थे। वह अल्टूना में अपने नए हेडक्वार्टर में अजनबी थे और मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे वह दोस्ती कर सकें। हम कई हफ्तों तक रेलवे होटल में साथ रहे, इससे पहले कि उन्होंने घर बसाया और अपने बच्चों को पिट्सबर्ग से बुलाया, और उनकी इच्छा पर मैंने उनके साथ वही बड़ा बेडरूम शेयर किया। वह हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहते थे। हड़ताल और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। मुझे याद है कि एक रात मुझे जगाया गया और बताया गया कि मालगाड़ी के कर्मचारियों ने मिफ्लिन में अपनी ट्रेनें छोड़ दी हैं, कि इस वजह से लाइन ब्लॉक हो गई है और सारा ट्रैफिक रुक गया है। मिस्टर स्कॉट उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे उन्हें जगाना ठीक नहीं लगा, ये जानते हुए कि वह कितने ज़्यादा काम करते थे और चिंतित रहते थे। लेकिन वह जाग गए और मैंने सुझाव दिया कि मुझे जाकर इस मामले को देखना चाहिए। वह आधे जागे हुए थे, इसीलिए उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो मैं ऑफिस गया और उनके नाम पर कर्मचारियों से बात की और उन्हें अगले दिन अल्टूना में सुनवाई का वादा किया। मैं उन्हें ड्यूटी पर वापस लाने और ट्रैफिक शुरू करवाने में कामयाब रहा। न सिर्फ ट्रेन के कर्मचारी बागी मूड में थे, बल्कि वर्कशॉप के कर्मचारी भी नाराज लोगों के साथ शामिल होने के लिए तेजी से संगठित हो रहे थे। यह मुझे एक अजीब तरीके से पता चला। एक रात जब मैं अंधेरे में घर जा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और बोला, मुझे आपके साथ नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन आपने एक बार मुझ पर एहसान किया था और मैंने तब तय किया था कि अगर कभी मैं आपकी सेवा कर सका तो ज़रूर करूँगा। मैंने पिट्सबर्ग में ऑफिस में जाकर लोहार के काम के लिए पूछा। आपने कहा कि उस समय पिट्सबर्ग में कोई काम नहीं था, लेकिन शायद अल्टूना में नौकरी मिल सकती है, और अगर मैं कुछ मिनट इंतज़ार करूं, तो आप टेलीग्राम से पूछेंगे। आपने ऐसा करने की परेशानी उठाई, मेरे सिफारिशों की जांच की और मुझे एक पास दिया और मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे एक शानदार नौकरी मिल गई है। मेरी पत्नी और परिवार यहाँ हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना अच्छा नहीं रहा। और अब मैं आपको आपके भले के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सुना और उसने आगे बताया कि दुकानदारों द्वारा एक पेपर पर तेज़ी से साइन किए जा रहे थे, जिसमें वे अगले सोमवार को हड़ताल करने का वादा कर रहे थे। समय बर्बाद करने का नहीं था। मैंने सुबह मिस्टर स्कॉट को बताया और उन्होंने तुरंत छपे हुए नोटिस दुकानों में लगवा दिए कि जिन सभी लोगों ने पेपर पर साइन किए थे, हड़ताल करने का वादा करते हुए, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें पेमेंट लेने के लिए ऑफिस आना चाहिए। इस बीच साइन करने वालों के नामों की एक लिस्ट हमारे पास आ गई थी और इस बात की घोषणा की गई। घबराहट फैल गई और धमकी दी गई। हड़ताल टूट गई। मेरी जिंदगी में लोहार जैसी कई घटनाएं हुई हैं। मामूली ध्यान या विनम्र लोगों के प्रति एक दयालु शब्द अक्सर इतना बड़ा इनाम वापस लाता है जितना कि उम्मीद नहीं होती। कोई भी दयालु काम कभी बेकार नहीं जाता। आज भी मैं कभी कभी ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्हें मैं भूल गया था, जो मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने उन्हें कुछ मामूली ध्यान दिया था, खासकर जब मैं गृह युद्ध के दौरान वॉशिंगटन में सरकारी रेलवे और टेलीग्राफ का इंचार्ज था, जब मैं लोगों को लाइनों के अंदर से गुजरने देता था। एक पिता को घायल या बीमार बेटे तक पहुंचने में मदद की, या उसके शव को घर लाने में सक्षम बनाया, या इसी तरह की कोई सेवा। मैं इन छोटी मोटी बातों के लिए अपनी जिंदगी के कुछ सबसे सुखद पलों और सबसे सुखद घटनाओं का ऋणी हूं। और ऐसी बातों के बारे में यह बात है, वे निस्वार्थ होती हैं और इनाम उस व्यक्ति की विनम्रता के अनुपात में मीठा होता है जिस पर आपने एहसान किया है। यह
एक करोड़पति के बजाय एक गरीब मज़दूर पर दया करने में कई गुना ज़्यादा मायने रखता है, जो शायद किसी दिन एहसान चुका सके। वर्ड्सवर्थ की पंक्तियाँ कितनी सच हैं। एक अच्छे आदमी के जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा उसके छोटे, गुमनाम, भुला दिए गए काम, दया और प्यार के। मिस्टर स्कॉट के साथ अल्टूना में बिताए 2 सालों की उसके नतीजों के हिसाब से सबसे बड़ी घटना ये थी कि मैं कंपनी के खिलाफ एक मुकदमे में मुख्य गवाह था, जिसका ट्रायल ग्रीन्सबर्ग में शानदार मेजर स्टोक्स मेरे पहले मेज़बान कर रहे थे। डर था कि मुझे वादी द्वारा समन भेजा जाएगा और मेजर केस को टालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मिस्टर स्कॉट से मुझे जितनी जल्दी हो सके राज्य से बाहर भेजने के लिए कहा। यह मेरे लिए एक अच्छा बदलाव था, क्योंकि मैं अपने 2 जिगरी दोस्तों मिलर और विल्सन से मिल सका, जो उस समय क्रेस्टलाइन, ओहियो में रेलवे सेवा में थे। वहाँ जाते समय पीछे वाली कार की आखिरी सीट पर बैठकर लाइन देखते हुए एक किसान जैसा दिखने वाला आदमी मेरे पास आया। उसके हाथ में एक छोटा हरा बैग था। उसने कहा कि ब्रेक लगाने वाले ने उसे बताया था कि मेरा कनेक्शन पेंसिल्वेनिया रेलरोड से है। वह मुझे एक कार का मॉडल दिखाना चाहता था जो उसने रात में यात्रा के लिए बनाया था। उसने बैग में से एक छोटा मॉडल निकाला जिसमें एक स्लीपिंग कार का एक सेक्शन दिखाया गया था। ये वही मशहूर टीटी वुडरफ थे जो अब सभ्यता के उस ज़रूरी हिस्से स्लीपिंग कार के आविष्कारक थे। इसकी अहमियत मुझे समझ में आ गई। मैंने उससे पूछा कि अगर मैं उसे बुलाऊं तो क्या वह अल्टूना आएगा, और मैंने वादा किया कि लौटते ही मैं यह मामला मिस्टर स्कॉट के सामने रखूंगा। मैं उस स्लीपिंग कार का आइडिया अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और अल्टूना लौटने के लिए बहुत बेचैन था ताकि मैं मिस्टर स्कॉट को अपने विचार बता सकूं। जब मैंने ऐसा किया तो उन्हें लगा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, लेकिन वह काफ़ी समझने वाले थे और कहा कि मैं पेटेंट वाले को टेलीग्राम कर सकता हूं। वह आया और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जैसे ही 2 कारें बन जाएंगी उन्हें लाइन पर लगा दिया जाएगा। इसके बाद मिस्टर वुडरफ ने मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझसे पूछा कि क्या मैं इस नए काम में उनके साथ शामिल नहीं होऊंगा और मुझे इस वेंचर में 8वां हिस्सा देने की पेशकश की। मैंने तुरंत उनका ऑफर मान लिया, यह भरोसा करते हुए कि मैं किसी न किसी तरह पेमेंट कर दूंगा। दोनों कारों का पेमेंट डिलीवरी के बाद हर महीने किस्तों में किया जाना था। जब पहली पेमेंट करने का समय आया, तो मेरा हिस्सा 217 और आधा डॉलर था। मैंने हिम्मत करके लोकल बैंकर मिस्टर लॉयड से उस रकम का लोन लेने का फैसला किया। मैंने उन्हें यह मामला समझाया और मुझे याद है कि उन्होंने अपना बड़ा हाथ, वह 6 फीट 3 या 4 इंच के थे, मेरे कंधे पर रखा और कहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूंगा, तुम ठीक हो एंडी। और यहीं मैंने अपना पहला नोट बनाया और सच में एक बैंकर से उसे स्वीकार करवाया। एक जवान आदमी के करियर में वह कितना गर्व का पल था। स्लीपिंग कारें बहुत सफल रहीं और उनकी महीने की कमाई से महीने की किस्तें चुकाई गईं। मैंने जो पहली अच्छी खासी रकम कमाई, वह इसी सोर्स से थी। आज 19 जुलाई 1909 को जब मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हाल ही में मुझे मिस्टर लॉयड की शादीशुदा बेटी से खबर मिली, जिसने मुझे अपने पिता के मेरे लिए गहरे प्यार के बारे में बताया, जिससे मैं सच में बहुत खुश हुआ। मेरी माँ और भाई के आने के बाद अल्टूना में हमारी ज़िंदगी में एक ज़रूरी बदलाव यह आया कि सिर्फ अपने आप रहने के बजाय यह ज़रूरी समझा गया कि हमारे पास एक नौकर होना चाहिए। मेरी माँ को परिवार में किसी अजनबी को लाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था। वह अपने दोनों बेटों के लिए सब कुछ थी और सब कुछ करती थी। यही उनकी ज़िंदगी थी और उन्होंने एक मज़बूत औरत की पूरी जलन के साथ एक अजनबी के घर में आने का विरोध किया, जिसे घर में कुछ भी करने की इजाज़त दी जानी थी। उन्होंने अपने बेटों के लिए खाना बनाया और परोसा, उनके कपड़े धोए और सिले, उनके बिस्तर लगाए, उनका घर साफ किया। कौन उन्हें उन माँ वाले अधिकारों से वंचित करने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन फिर भी हम उस ज़रूरी नौकरानी से बच नहीं पाए। एक आया और दूसरे भी आए और इनके साथ उस सच्ची पारिवारिक खुशी का भी बहुत कुछ खत्म हो गया, जो अकेलेपन से मिलती है। दूसरों की सेवा, माँ के प्यार भरे काम का एक खराब विकल्प है। एक अनजान रसोइये द्वारा बनाया गया दिखावटी खाना, जिसे कोई शायद ही कभी देखता है, और काम के लिए पैसे दिए गए हाथों से परोसा गया। उसमें वह मिठास नहीं होती जो माँ के हाथ आपके सामने अपनी भक्ति की
अभिव्यक्ति और सबूत के रूप में रखते हैं, जिन कई आशीर्वादों के लिए मुझे आभारी होना चाहिए। उनमें से एक ये है कि बचपन में न तो कोई नर्स और न ही कोई गवर्नेंस मेरी साथी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गरीब बच्चों को सबसे गर्मजोशी भरे स्नेह और पारिवारिक संबंधों के प्रति सबसे करीबी लगाव के लिए जाना जाता है, और उनमें उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत पुत्रवत सम्मान होता है, जिन्हें गलती से जीवन में अधिक भाग्यशाली कहा जाता है। उन्होंने बचपन और जवानी के प्रभावशाली साल पिता और माँ के साथ लगातार प्यार भरे संपर्क में बिताए हैं, जिनके लिए वे सब कुछ हैं। कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आता। जिस बच्चे के पिता उसके शिक्षक, साथी और सलाहकार हैं, और जिसकी माँ उसके लिए एक नर्स, दर्जी, गवर्नेंस, शिक्षक, साथी, नायिका और संत सब एक ही में है, उसके पास एक ऐसी विरासत है जिससे धनवान बच्चा अनजान रहता है। एक समय आता है, हालांकि प्यारी माँ इसे देख नहीं पाती, जब एक बड़ा बेटा अपनी संत माँ को गले लगाकर और उन्हें प्यार से चूमकर समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो उसे कुछ तरीकों से मदद करने दे तो यह बहुत बेहतर होगा कि दुनिया में पुरुषों के बीच रहकर और मामलों से निपटते हुए वह कभी-कभी ऐसे बदलाव देखता है जिन्हें करना वांछनीय होगा, कि युवा लड़कों के लिए सुखद जीवन शैली को कुछ मामलों में बदला जाना चाहिए, और घर को उनके दोस्तों के आने के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। खासकर मेहनती माँ को अब से आराम का जीवन जीना चाहिए, अधिक पढ़ना और घूमना चाहिए, और प्यारे दोस्तों का मनोरंजन करना चाहिए। संक्षेप में, अपनी उचित और योग्य स्थिति में आना चाहिए। बेशक ये बदलाव मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसकी आवश्यकता को पहचाना। शायद पहली बार महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा बेटा बड़ा हो रहा है। प्यारी माँ, मैंने विनती की। मेरे हाथ अभी भी उनके चारों ओर थे। आपने टॉम और मेरे लिए सब कुछ किया है और हमारे लिए सब कुछ रही हैं, और अब मुझे भी आपके लिए कुछ करने दीजिए। आइए हम पार्टनर बने और हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके बारे में सोचें। अब समय आ गया है कि आप लेडी की तरह रहें, और कुछ दिनों में आप अपनी गाड़ी में सवारी करेंगी। इस बीच उस लड़की को अपनी मदद के लिए बुला लीजिए, टॉम, और मुझे यह अच्छा लगेगा। जीत मिल गई और मेरी माँ हमारे साथ बाहर जाने लगी और अपने पड़ोसियों से मिलने लगी। उन्हें आत्मनियंत्रण या अच्छे शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं थी। ये उनमें जन्मजात थे, और जहाँ तक शिक्षा, ज्ञान, दुर्लभ अच्छी समझ और दयालुता की बात है, शायद ही उन्हें कोई अपने बराबर का मिलता। मैंने शायद ही के बजाय कभी नहीं लिखा और फिर उसे काट दिया। फिर भी मेरी निजी राय सुरक्षित है। अल्टूना में जीवन मेरे लिए मिस्टर स्कॉट की भतीजी मिस रेबेका स्टीवर्ट की वजह से और अधिक सुखद हो गया, जो उनके लिए घर का काम संभालती थी। उन्होंने मेरे लिए बड़ी बहन की भूमिका पूरी तरह से निभाई, खासकर जब मिस्टर स्कॉट को फिलाडेल्फिया या कहीं और बुलाया जाता था। हम बहुत सा रहते थे, अक्सर दोपहर में जंगलों में गाड़ी चलाते थे। यह घनिष्ठता कई सालों तक बनी रही, और 1906 में उनके कुछ पत्रों को दोबारा पढ़कर मुझे पहले से कहीं ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। वह मेरी उम्र से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमेशा बहुत बड़ी लगती थी। निश्चित रूप से वह ज़्यादा परिपक्व थीं और बड़ी बहन की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम थीं। उन्हीं की तरफ मैं उन दिनों एक आदर्श महिला के रूप में देखता था। मुझे दुख है कि बाद के सालों में हमारे रास्ते इतने अलग हो गए। उनकी बेटी ने अर्ल ऑफ ससेक्स से शादी की और बाद के सालों में उनका घर विदेश में रहा। 19 जुलाई 1909 श्रीमती कार्नेगी और मुझे पिछले अप्रैल में मेरी बड़ी बहन जैसी दोस्त मिली, जो अब विधवा हैं। पेरिस में उनकी बहन और उनकी बेटी भी सब ठीक और खुश हैं। सच में बहुत खुशी हुई। जवानी के सच्चे दोस्तों का कोई विकल्प नहीं होता। मिस्टर स्कॉट लगभग 3 साल तक अल्टूना में रहे। जब उन्हें पदोन्नति मिली 1859 में, उन्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और उनका ऑफिस फिलाडेल्फिया में था। मेरा क्या होगा, ये एक गंभीर सवाल था। क्या वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे
या मुझे नए अधिकारी के साथ अल्टोना में रहना होगा? ये सोच मेरे लिए असहनीय थी। मिस्टर स्कॉट से अलग होना ही काफ़ी मुश्किल था। उनकी जगह किसी नए अधिकारी की सेवा करना मुझे संभव नहीं लगा। जहाँ तक मेरा सवाल था, सूरज उन्हीं के लिए उगता और डूबता था। उनके अलावा किसी और के ज़रिए मेरे प्रमोशन का ख़्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। वह फ़िलाडेल्फ़िया में प्रेसिडेंट के साथ अपनी मीटिंग से लौटे और मुझे अपने घर के उस प्राइवेट कमरे में आने को कहा, जो ऑफ़िस से जुड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि यह तय हो गया है कि वह फ़िलाडेल्फ़िया चले जाएँगे। डिवीज़न सुपरिटेंडेंट मिस्टर एनोक लुइस उनके उत्तराधिकारी होंगे। मैं बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था क्योंकि वह इस बात का खुलासा करने वाले थे कि वह मेरे साथ क्या करने वाले हैं। आखिर में उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पिट्सबर्ग डिवीज़न को संभाल पाओगे? मैं उस उम्र में था जब मुझे लगता था कि मैं कुछ भी मैनेज कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कोशिश ना करता, लेकिन मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि कोई और, खासकर मिस्टर स्कॉट, ये सोचेंगे कि मैं अभी तक उस तरह का कोई भी काम करने के लिए फिट हूँ जो प्रपोज किया गया था। मैं सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उस समय मेरा रोल मॉडल लॉर्ड जॉन रसेल थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह कल ही चैनल फ्लीट की कमान संभाल लेंगे। वैसे ही वॉलेस या ब्रूस भी। मैंने मिस्टर स्कॉट से कहा कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा। मिस्टर पॉट्स, जो उस समय पिट्सबर्ग डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट थे, को फिलाडेल्फिया में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जा रहा है और मैंने प्रेसिडेंट को आपके नाम की सिफारिश उनके उत्तराधिकारी के तौर पर की है। वो आपको एक मौका देने के लिए सहमत हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? सैलरी? मैंने कहा काफ़ी नाराज़ होकर। मुझे सैलरी की क्या परवाह है? मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे वह पद चाहिए। आपके पुराने पद पर पिट्सबर्ग डिवीज़न में वापस जाना ही मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है। आप मेरी सैलरी अपनी मर्ज़ी से तय कर सकते हैं और आपको मुझे अभी जितनी सैलरी मिल रही है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वह $65 महीना था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, जब मैं वहाँ था तो मुझे $1500 सालाना मिलते थे और मिस्टर पॉट्स को 1800 मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको $1500 से शुरू करना सही रहेगा और कुछ समय बाद अगर आप सफल होते हैं तो आपको 1800 मिलेंगे। क्या यह संतोषजनक होगा? ओह प्लीज़! मैंने कहा, मुझसे पैसे की बात मत करो। ये सिर्फ नौकरी और सैलरी का मामला नहीं था और तभी और वहीं मेरा प्रमोशन पक्का हो गया। मुझे अपना खुद का एक डिपार्टमेंट मिलने वाला था और टीएएस साइन करने के बजाय अब पिट्सबर्ग और अल्टोना के बीच ऑन ऑर्डर एसी साइन किए जाएंगे। ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात थी। मुझे पिट्सबर्ग डिवीज़न का सुपरिटेंडेंट नियुक्त करने का आदेश 1 दिसंबर 1859 को जारी किया गया था। परिवार को शिफ्ट करने की तैयारी तुरंत शुरू कर दी गई। यह बदलाव खुशी से स्वीकार किया गया क्योंकि ऑल्टोना में हमारे रहने के कई फायदे थे, खासकर इसलिए कि हमारे पास एक बड़ा घर था जिसके चारों ओर कुछ ज़मीन थी, जो उपनगरों के एक अच्छे हिस्से में था और इसलिए हमें देहात की ज़िंदगी के कई सुख मिलते थे। लेकिन ये सब गंदे, धुएँ वाले पिट्सबर्ग में पुराने दोस्तों और जान-पहचान वालों के पास लौटने के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। मेरे भाई टॉम ने ऑल्टोना में रहने के दौरान टेलीग्राफी सीखी थी और वह मेरे साथ लौटा और मेरा सेक्रेटरी बन गया। मेरी नियुक्ति के बाद की सर्दी अब तक की सबसे भीषण सर्दियों में से एक थी। लाइन खराब बनी हुई थी, उपकरण बेकार और उस पर आने वाले काम के लिए पूरी तरह नाकाफी थे। रेल की पटरियां पत्थर के बड़े-बड़े ब्लॉक पर बिछाई गई थीं। पटरियों को पकड़ने के लिए कास्ट आयरन की कुर्सियां इस्तेमाल की जाती थीं और मुझे पता है कि एक ही रात में इनमें से 47 तक टूट जाती थीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं की दुर्घटनाएं अक्सर होती थीं। उन दिनों एक डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट से उम्मीद की जाती थी कि वह रात में टेलीग्राफ से ट्रेनें चलाए, बाहर जाकर सभी दुर्घटनाओं को हटाए और सच में सब कुछ करे। एक समय ऐसा था जब मैं 8 दिनों तक लगातार लाइन पर था, दिन और रात एक के बाद एक दुर्घटना या रुकावट पर। मैं शायद सबसे लापरवाह सुपरिटेंडेंट था जिसे कभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट सौंपा गया था, क्योंकि
मुझे खुद कभी थकान नहीं होती थी शायद। ज़िम्मेदारी की भावना के कारण मैंने आदमियों से बहुत ज़्यादा काम करवाया और इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा किसी भी समय सो सकता था। रात में गंदी मालगाड़ी में आधे-आधे घंटे की नींद काफ़ी थी। गृह युद्ध ने पेंसिल्वेनिया लाइन पर इतनी असाधारण मांगें बढ़ा दी कि आखिरकार मुझे एक नाइट फोर्स बनानी पड़ी। लेकिन मुझे अपने सीनियर्स की सहमति मुश्किल से मिली कि रात में लाइन का चार्ज एक ट्रेन डिस्पैचर को सौंपा जाए। सच कहूँ तो मुझे ऐसा करने के लिए उनकी पूरी अथॉरिटी कभी नहीं मिली, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पर मैंने शायद पहला नाइट ट्रेन डिस्पैचर नियुक्त किया जो अमेरिका में कभी काम किया था। कम से कम वह पेंसिल्वेनिया सिस्टम पर पहला था। 1860 में पिट्सबर्ग लौटने पर हमने हैनकॉक स्ट्रीट, जो अब 8वीं स्ट्रीट है, मैं एक घर किराए पर लिया और वहाँ 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहे। उस समय पिट्सबर्ग का कोई भी सटीक वर्णन सबसे बड़ी अतिशयोक्ति माना जाएगा। धुआँ हर चीज़ में समा गया था। अगर आप सीढ़ी की रेलिंग पर हाथ रखते थे तो वह काला हो जाता था। अगर आप चेहरा और हाथ धोते थे तो 1 घंटे में वे फिर से उतने ही गंदे हो जाते थे। कालिक बालों में जम जाती थी और त्वचा में जलन होती थी और अल्टोना के पहाड़ी माहौल से लौटने के कुछ समय बाद तक जीवन कमोबेश दुखद था। हमने जल्द ही सोचना शुरू कर दिया कि हम गाँव कैसे जा सकते हैं और सौभाग्य से उस समय श्री डी.ए. स्टीवर्ट, जो तब कंपनी के फ्रेट एजेंट थे, ने हमारा ध्यान होमवुड में अपने घर से सटे एक घर की ओर दिलाया। हम तुरंत वहां चले गए और टेलीग्राफ लगाया गया, जिससे मुझे ज़रूरत पड़ने पर घर से ही डिवीज़न को ऑपरेट करने में मदद मिली। यहाँ हमारे लिए एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। यहाँ गांव की सड़कें और बगीचे बहुत ज़्यादा थे। घरों के आसपास 5 से 20 एकड़ ज़मीन थी। होमवुड एस्टेट कई 100 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें सुंदर जंगल, घाटियाँ और एक बहती हुई नदी थी। हमारे पास भी एक बगीचा था और हमारे घर के चारों ओर काफ़ी ज़मीन थी। मेरी माँ की ज़िंदगी के सबसे खुशहाल साल यहाँ अपने फूलों, मुर्गियों और गांव के माहौल के बीच बीते। फूलों के प्रति उनका प्यार एक जुनून था। वह शायद ही कभी कोई फूल तोड़ पाती थी। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मुझे एक खरपतवार उखाड़ने पर डांटा था, ये कहते हुए कि यह कुछ हरा था। मुझे ये आदत विरासत में मिली है और मैं अक्सर घर से गेट तक अपने बटन होल के लिए फूल तोड़ने के इरादे से जाता था और फिर बिना कोई ऐसा फूल मिले जिसे मैं तोड़ सकूं, शहर चला जाता था। गांव में इस बदलाव के साथ ही कई नए जान पहचान वाले बने। इलाके के कई अमीर परिवारों के घर इस खूबसूरत उपनगर में थे। ये एक तरह से अमीरों का इलाका था। इन बड़े घरों में होने वाले कार्यक्रमों में युवा सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाता था। युवा लोग संगीत पसंद करते थे और हमारे यहाँ बहुत सारी संगीतमय शामें होती थी। मैंने ऐसे विषयों पर चर्चा सुनी जिनके बारे में मुझे पहले कभी पता नहीं था, और मैंने यह नियम बना लिया था कि जब भी मैं इन्हें सुनूं तो तुरंत उनके बारे में कुछ सीखूं। मुझे हर दिन यह महसूस करके खुशी होती थी कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं। यहीं पर मैं पहली बार वेंडवोर्ड भाइयों बेंजामिन और जॉन से मिला। बाद वाला मेरी जिंदगी में बाद में की गई कई यात्राओं में मेरा यात्रा साथी था। प्रिय वेंडी राउंड द वर्ल्ड में मेरे दोस्त के रूप में दिखाई देता है। हमारे पड़ोसी श्री और श्रीमती स्टीवर्ट हमारे और भी प्यारे हो गए और हमारी पहले की जान पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई। मेरी खुशियों में से एक ये है कि श्री स्टीवर्ट बाद में हमारे साथ व्यापार में शामिल हो गए और एक पार्टनर बन गए, जैसा कि वेंडी भी बने। हालांकि हमारे नए घर के सभी फायदों में सबसे बड़ा फायदा पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के प्रमुख परिवार माननीय जज विल्किंस के परिवार से जान पहचान बनाना था। जज साहब तब अपने 80वें साल के करीब थे। लंबे, पतले और सुंदर, अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। उनके तौर तरीकों में शाही अदा थी और उनके पास ज्ञान और यादों का सबसे अद्भुत भंडार था जितने भी लोगों से मुझे अब तक मिलने का सौभाग्य मिला था। उनकी पत्नी जॉर्ज डब्ल्यू डलास, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बेटी, हमेशा से मेरी नज़र में बुढ़ापे में
एक भद्र महिला का आदर्श रही है। सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सम्मानित, बुजुर्ग महिला जिन्हें मैं कभी जानता था या देखा था। उनकी बेटी मिस विल्किंस अपनी बहन श्रीमती सॉन्डर्स और अपने बच्चों के साथ होमवुड के आलीशान हवेली में रहती थीं, जो आसपास के इलाके के लिए वैसा ही था जैसा ब्रिटेन में बैरनियल हॉल अपने इलाके के लिए है या होना चाहिए। सभी सुसंस्कृत, परिष्कृत और उत्थानकारी चीज़ों का केंद्र। मेरे लिए यह विशेष रूप से सुखद था कि मैं वहाँ एक स्वागत योग्य मेहमान जैसा लग रहा था। म्यूजिकल पार्टियों, पहेलियों और नाटकों जिनमें मिस विल्किंस मुख्य भूमिकाएं निभाती थीं ने मुझे खुद को बेहतर बनाने का एक और जरिया दिया। जज खुद ऐतिहासिक रूप से जाने माने पहले व्यक्ति थे जिनसे मैं कभी मिला था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इसका मुंह पर क्या असर हुआ जब बातचीत के दौरान एक बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जैक्सन ने एक बार मुझसे कहा था, या मैंने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से ऐसा ऐसा कहा था। जज अपने शुरुआती जीवन में 1834 जैक्सन के समय रूस में मंत्री थे और उसी आसान तरीके से झार के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात की। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद इतिहास को छू रहा हूँ। वह घर एक नया माहौल था और परिवार के साथ मेरा मेल जोल मेरे अपने मन और तौर तरीकों को बेहतर बनाने की इच्छा के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा था। एक ही विषय था जिस पर विल्किंस परिवार और मेरे बीच हमेशा एक पक्का, हालांकि खामोश, विरोध रहता था। वह था राजनीति। मैं उन दिनों एक कट्टर फ्री सॉइलर था जब उन्मूलनवादी होना कुछ हद तक ब्रिटेन में रिपब्लिकन होने जैसा था। विल्किंस लोग दक्षिणी राज्यों की तरफ झुकाव वाले मजबूत डेमोक्रेट थे क्योंकि वे दक्षिणी राज्यों के जाने माने परिवारों से करीबी से जुड़े थे। एक बार होमवुड में ड्राइंग रूम में घुसते ही मैंने देखा कि परिवार हाल ही में हुई एक भयानक घटना के बारे में उत्तेजित होकर बात कर रहा था। आप क्या सोचते हैं? श्रीमती विल्किंस ने मुझसे कहा। टलास, उनका पोता, मुझे लिखता है कि उसे वेस्ट पॉइंट के कमांडेंट ने एक नीग्रो के बगल में बैठने के लिए मजबूर किया है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? क्या यह शर्मनाक नहीं है? नीग्रो वेस्ट पॉइंट में भर्ती हो रहे हैं। ओह, मैंने कहा। श्रीमती विल्किंस, इससे भी कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ को स्वर्ग में भी दाखिला मिल गया है। एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे महसूस किया जा सकता था। फिर प्यारी श्रीमती विल्किंस ने गंभीरता से कहा, वो एक अलग मामला है, मिस्टर कार्नेगी। उस समय तक मुझे मिला सबसे कीमती तोहफा इस तरह मिला। प्यारी श्रीमती विल्किंस ने एक अफगान बुनना शुरू किया और काम के दौरान कई बार पूछा गया कि यह किसके लिए है। नहीं, प्यारी रानी जैसी बूढ़ी महिला ने नहीं बताया। उन्होंने अपना राज इतने महीनों तक छिपाए रखा जब तक कि क्रिसमस नज़दीक नहीं आ गया। तोहफा तैयार हो गया और सावधानी से पैक कर दिया गया और उनके कार्ड में कुछ प्यार भरे शब्द लिखे थे। उन्होंने अपनी बेटी को इसे मेरे पते पर भेजने के लिए कहा। यह न्यूयॉर्क में ठीक समय पर मिल गया। ऐसी महिला की तरफ से ऐसा सम्मान। खैर, वह अफ़गान, हालाँकि अक्सर प्यारे दोस्तों को दिखाया जाता था, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये मेरे लिए पवित्र है और मेरी कीमती चीज़ों में से एक है। मैं पिट्सबर्ग में रहते हुए लीला एडिसन से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली था, जो डॉ एडिसन की प्रतिभाशाली बेटी थीं, जिनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। मैं जल्द ही परिवार से परिचित हो गया और कृतज्ञता के साथ उस परिचय से मुझे मिले अपार लाभ को याद करता हूँ। यहाँ उच्च शिक्षा के सभी लाभों वाले लोगों के साथ एक और दोस्ती बनी। कार्लाइल कुछ समय के लिए श्रीमती एडिसन के ट्यूटर थे क्योंकि वह एडिनबर्ग की रहने वाली थी। उनकी बेटियों ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी और अंग्रेजी की तरह ही फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन भी धारा प्रवाह बोलती थीं। इसी परिवार के साथ बातचीत से मुझे पहली बार उस अवर्णनीय लेकिन अथाह खाई का एहसास हुआ जो उच्च शिक्षित लोगों को मेरे जैसे लोगों से अलग करती है। लेकिन हमारे बीच स्कॉटिश खून की छोटी सी बूंद ने हमेशा की तरह अपनी शक्ति साबित की। मिस एडिसन एक आदर्श दोस्त बन गई क्योंकि उन्होंने उस खुरदुरे हीरे को सुधारने का बीड़ा उठाया। अगर वह सच में हीरा था भी तो
वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी आलोचक थीं। मैंने अपनी भाषा पर और अंग्रेज़ी क्लासिक्स पर कड़ी मेहनत करना शुरू किया, जिन्हें अब मैं बहुत उत्सुकता से पढ़ता था। मैंने यह भी ध्यान देना शुरू किया कि आवाज़ और तौर-तरीकों में विनम्र होना, सभी के प्रति विनम्र और शिष्ट होना, संक्षेप में बेहतर व्यवहार करना कितना बेहतर है। इस समय तक मैं शायद कपड़ों के मामले में लापरवाह था और इसे जानबूझकर करता था। बड़े भारी जूते, ढीला कॉलर और पहनावे की सामान्य खुरदरापन तब पश्चिम की खासियत थी और हमारे सर्कल में इसे मर्दाना माना जाता था। किसी भी चीज़ को जो दिखावटी कहा जा सकता था, उसे घृणा की नज़र से देखा जाता था। मुझे रेलवे कंपनी की सेवा में पहला सज्जन याद है जिसे मैंने कभी देखा था, जिसने किड ग्लव्स पहने थे। वह हम में से उन लोगों के बीच मज़ाक का पात्र था जो मर्दाना आदमी बनना चाहते थे। जब हम होमवुड चले गए तो एडिसन परिवार की वजह से इन सभी मामलों में मैं बहुत बेहतर हो गया था।